Good morning students, welcome to all of you on my YouTube channel Study with CS। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल Study with CS में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मित्रों, जैसा कि हम पिछले पार्ट्स के अंतर्गत हमने जो कि टॉपिक शुरू किया था टेंस को लेकर, और टेंस के अंतर्गत हमने जनरल टेंस की डेफिनेशन, टेंस क्या होता है, क्या कितने प्रकार के टेंस होते हैं, और साथ ही साथ हमने प्रेजेंट टेंस को लेकर बात की थी। और वहां पर प्रेजेंट टेंस के उन फॉर्मूलेज को लेकर हमने बात की थी, कौन कौन से इसका फॉर्मूला होता है। मेजरली हमने थ्री जो हमने स्ट्रक्चर पैटर्न पढ़े थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, वहीं से उसी चीज को हम इस वीडियो के अंतर्गत जो आगे अपन बात करने वाले हैं फिर से प्रेजेंट सिंपल टेंस, जैसा कि उसका नाम दूसरे अन्य किसका नाम से जाना जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से भी जाना जाता है। आइए समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस होता क्या है। मित्रों देखिए, फर्स्ट हमने जो टेंस शुरू किया था प्रेजेंट टेंस की हमने बात की थी, और प्रेजेंट टेंस के साथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस को लेकर हमने डिस्कस किया था। और प्रेजेंट सिंपल में हमने सबसे पहले ही इनकी पहचान को लेकर, इनके स्ट्रक्चर और इसके हेल्पिंग वर्ब को लेकर बात की थी। एक बार फिर से इसका रफली मैं बता देता हूं। इसके अंतर्गत जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो हेल्पिंग वर्ब रहती है डू या डज। कौन सी रहती है? डू या डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग रहता है। देखिए मित्रों, यह जो क्लास है ये आने वाले यानी होने वाले जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट्स के एग्जाम हैं, या हम जनरल इंग्लिश के अंतर्गत अगर बात करें तो टेंस एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो वापस से समझिएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस बहुत ही सिंपल है। टेंस कोई बड़ा इश्यू नहीं है, क्योंकि हम जनरल कंसेप्ट यानी छोटे छोटे जो कंसेप्ट हैं उनको क्लियर करेंगे, ताकि आने वाले उन एग्जाम्स के अंदर हमारे को किसी प्रकार की क्या ना हो, कोई समस्या ना हो। तो हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें डू या डज। स्ट्रक्चर पैटर्न के अंतर्गत मित्रों हमने लिखा था, उस समय हमने तीन मेजर स्ट्रक्चर पैटर्न किए थे। फर्स्ट हमने लिखा था अफर्मेटिव, सेकंड होता है नेगेटिव, और तीसरा हमने बात की थी इंटरोगेटिव की। किसकी बात की थी? इंटरोगेटिव की। तीनों के फॉर्मूले हमने लिखे हैं, और आशा करता हूं कि वहां पर वो चीज आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। देखिए, फर्स्ट होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V1 में एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बनता है। नेगेटिव जब हम बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से लिखा जाएगा। इंट्रोगेटिव के अंतर्गत हम देखेंगे तो डू या डज हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और साथ में पीछे क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। यहां तक हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत भी बात की है। एक बार फिर से यही चीज हम इसलिए साथ में ले रहे हैं ताकि उसका कंटिन्यूटी वापस आपकी बनी रहे। अब यहां से हम आगे बात करते हैं तो हमारे सामने प्रश्न आते हैं, कई सारे प्रश्न बनते हैं। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से कहें, या फिर हम कंपटीशन लेवल की बात करें तो कंपटीशन लेवल के अंतर्गत भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब पूछने के साथ साथ हमारे को यह पता होना चाहिए कि हमारे को किस प्रकार से हम टेंस को पहचान सकते हैं। तो उनके यूजेज को लेकर हम बात करेंगे, किस प्रकार के इनके यूजेज हैं, वो सारी बात अपन करने वाले हैं। देखिए, यूजेज के अंतर्गत बात करें तो हम इसको पहले तो आपको इसको समझना होगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को और किस नाम से जाना जाता है? इनडेफिनिट के नाम से भी जाना जाता है। फिर से एक बार इस चीज को समझ लें, इनडेफिनिट के नाम से भी इसको क्या किया जाता है? जाना जाता है। प्रेजेंट इनडेफिनिट कहें, प्रेजेंट सिंपल कहें, एक ही बात है, ठीक है। अब इसके यूजेज को लेकर बात करें, ठीक है ना, तो यूजेज के अंतर्गत हम कह सकते हैं इसके यूजेज क्या है। तो यूजेज के अंतर्गत यानी इसके प्रमुख प्रयोग कौन कौन से हैं, तो प्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उनके यूजेज को हमारे को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यूजेज अगर हमारे को पता होंगे तो हम आसानी से उस प्रश्न के उत्तर तक क्या कर सकते हैं? पहुंच सकते हैं। पहला यूजेज के अंतर्गत हम अगर बात करें तो हमारे को सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे को पता होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? एडवर्ब्स।
यानी प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत जो यूज आने वाली जो एडवर्ब्स हैं, ऐसे कौन कौन सी एडवर्ब्स हैं जिनके माध्यम से हम पहचान सकते हैं वो एडवर्ब्स हमारे लिए, जैसे मैंने कहा ऑलवेज, ऑलवेज, ठीक है ना, ऑलवेज, नेवर, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, ऑफन, ये एडवर्ब्स आपको क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा। समटाइम्स, समटाइम्स, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, समटाइम्स, फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली, सेल्डम, 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 फिर रेयरली, रेयरली, डेली, रेयरली, डेली, और इसके साथ साथ में रेगुलरली, रेगुलरली, ठीक है ना, रेगुलरली, ईच डे, ईच डे, ईच नाइट, ईच मंथ, ये सारी की सारी इसके अंतर्गत क्या होगी, एडवर्ब्स यूज होगी। ईच ईयर, डॉट डॉट डॉट, और इसके साथ साथ और क्या होगा, जैसे मैंने कहा, ठीक है ना, ईच डे, ईच नाइट, मंथ, ईयर, ये सारी की सारी एडवर्ब्स। ऑन संडेज, ऑन संडेज, ऑन मंडेज, कोई भी डे हो सकता है, ऑन मंडेज, ऑन ट्यूसडेज, तो इस प्रकार से एडवर्ब्स के अंतर्गत डेज को भी नाम ले सकते हैं, ऑन संडेज, ऑन मंडेज, ठीक है ना। इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, यहीं से आगे लिख देता हूं, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इवनिंग, ये एडवर्ब्स इसके अंतर्गत क्या होती हैं, यूज आती हैं। देखिए मित्रों, इसको समझिएगा वापस, एडवर्ब हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एडवर्ब के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, सेंटेंस के अंतर्गत इन वर्ड्स के माध्यम से हम टेंस की क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं इनके एडवर्ब्स को दोहरा देता हूं, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, समटाइम्स, फ्रिक्वेंटली, सेल्डम, रेयरली, डेली, रेगुलरली, ईच डे, नाइट, मंथ, ईयर, ठीक है ना, ऑन संडेज, ऑन मंडेज, कोई भी डे हो सकता है, उसके साथ साथ इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग्स, ठीक है ना, वंस, ट्वाइस, ये भी आते हैं, इसके साथ में आपको ध्यान में रखना है। जैसे कहा वंस, ट्वाइस, ये भी एक साथ साथ में जो इसके साथ में क्या किया जाते हैं, यूज किया जाता है। और वंस अ डेज, ठीक है ना, वंस अ डेज, ठीक है ना, ट्वाइस अ वीक, वंस अ डे, वीक, ये इत्यादि जो वर्ड्स हैं वहां से हम क्या कर सकते हैं, टेंस की पहचान कर सकते हैं। अगर चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो तुरंत प्रभाव से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट यूज यानी सेकंड नंबर यूज के बारे में हम बात करेंगे। एग्जांपल्स हम सारे के सारे एक साथ लेने वाले हैं। पहले यह सारी चीज अच्छे से हमारे को क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट यूज हमने पढ़ा एडवर्ब्स को लेकर। एडवर्ब के अंतर्गत सारे के सारे एडवर्ब प्रेजेंट सिंपल को क्या करती है, रेफर करती है, आइडेंटिफाई करती है, ताकि हम उस क्वेश्चन के अंतर्गत पहचान कर सकें कि यहाँ पर यह शब्द आता है तो यहाँ पर यह टेंस होगा, ठीक है ना। तो सेकंड यूज की बात करें तो सेकंड यूज के अंतर्गत मित्रों देखिएगा, सेकंड यूज किस प्रकार से और किसके अंतर्गत इनका यूज किया जाता है। सेकंड यूज के अंतर्गत भी बात करते हैं। फर्स्ट यूज हमने पढ़ा एडवर्ब को लेकर, अब सेकंड यूज हम करने वाले हैं। सेकंड यूज किस प्रकार से यहाँ पर सेंटेंस में व्यक्त होगा, ताकि हम क्या कर सकें, आराम से या आसानी से हम सेंटेंस के अंतर्गत टेंस को पहचान सकें। सेकंड प्रयोग हम लेते हैं तो सेकंड प्रयोग के अंतर्गत हम कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा आदतन, आदतन, आदतन कहो, चाहे हम कह सकते हैं नियमित, नियमित, नियमित कार्यों के साथ, आदतन या नियमित कार्यों के साथ भी किसके टेंस, कौन सा टेंस आता है, आदतन या नियमित। दूसरा इसको कह सकते हैं हैबिचुअल। हैबिचुअल एक्शंस जितने भी होंगे वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आएंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस को रेफर करते हैं। तीसरा यूजेस, तीसरा यूज हम देखें तो तीसरा यूज हमारा आएगा सार्वभौमिक, सार्वभौमिक, सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य के साथ में। सार्वभौमिक सत्य जहां होगा यानी हम कह सकते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ,
यूनिवर्सल ट्रुथ। जहां पर यूनिवर्सल ट्रुथ सेंटेंस होगा वहां पर निश्चित रूप से जो टेंस होगा वो कौन सा होगा मित्रों, वहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस ही होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगा। नेक्स्ट हम बात करें नंबर 4 यूजेस की। तो नंबर 4 हमारा जो यूज आएगा वो हमारा नंबर 4 नंबर यूज होगा कोई ऐसा फ्यूचर प्लान, जैसे मैंने कहा फ्यूचर प्लान, ठीक है ना, फ्यूचर प्लान एक्शंस जो पहले से क्या हो, पहले से ही निश्चित हो, ऐसे भविष्य की कुछ भावी योजनाएं, इसको हम कह सकते हैं भावी नियोजित कार्यक्रमों के साथ, ठीक है मित्रों। ये आपको केवल याद रखना है और सेंटेंस में जब इसको प्रैक्टिकली हम देखने वाले हैं तो आपको अच्छे से ये क्लियर होगा कि यहाँ पर यह टेंस इस वजह से यहाँ पर यह कार्य होने के हिसाब से प्रेजेंट सिंपल टेंस को रेफर कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं 5 नंबर यूजेज की। तो 5 नंबर यूजेज जो होगा वो हमारा होगा जन्मजात गुणों के साथ, वो जन्मजात गुण किसको कहेंगे, इनहेरेंट क्वालिटीज। इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, इनहेरेंट क्वालिटीज जो भी होगी, जन्मजात जो हमारे गुण होंगे उनके अंतर्गत भी हमारा कौन सा टेंस यूज होगा मित्रों, वहां पर भी हमारा जो टेंस आएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। देखिए समझिएगा, छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स है निश्चित रूप से ये क्लियर आपको होने चाहिए। सारे जितने भी आगे होने वाले एग्जाम्स के अंतर्गत इन सारी चीजों का हमारे से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है और हम वहां पर गलत करके आ जाते हैं, बड़ा दुख होता है, ठीक है ना। हमारे को आते हुए भी वहां प्रश्न क्या कर देते हैं, हम गलत कर देते हैं। तो निश्चित रूप से छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं टेंस को लेकर के किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। नेक्स्ट यूज की बात करते हैं मित्रों, तो हम कह सकते हैं 6 नंबर हमारा जो यूजेज आएगा। देखिए समझिएगा, हर एक यूजेज के अंतर्गत हमारा एक प्रश्न बनता है। अब यही है, प्रश्न पूछने वाले की प्रकृति पर डिपेंड करता है कि वो कैसा पूछ रहा है। 6 नंबर यूजेज के अंतर्गत हम कहें तो हम कह सकते हैं कौन सा, वैज्ञानिक या आध्यात्मिक तथ्यों के साथ, ठीक है ना, वैज्ञानिक या आध्यात्मिक तथ्यों के साथ, या हम कह सकते हैं अन्य सिद्धांत जो भी होंगे, सिद्धांतों के साथ, वहां पर कोई भी जो अगर सिद्धांत आता है तो वह भी किसके अंतर्गत आएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत आएगा। यानी यहां पर इंग्लिश में कहा जाए तो हम कह सकते हैं साइंटिफिक या स्पिरिचुअल जो भी फैक्ट्स हैं वहां पर कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होगा। नेक्स्ट यूज की बात करें तो हम कह सकते हैं अगला, नेक्स्ट हम लेते हैं अगला जो यूजेज आएगा वो हमारा यूजेज आएगा। देखिए नेक्स्ट यूजेज, देखिए यूजेस के ऊपर अगर हमारे को यूजेस क्लियर रहते हैं तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उस टेंस को पहचान सकते हैं। हमारा नेक्स्ट यूजेज आता है, जैसे हमने बात की नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा कथनों कहावतों आदि के साथ, इनके साथ भी कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। यानी हम कह सकते हैं जैसे कथनों को हम कहते हैं कोटेशंस, ठीक है ना, कहावतें जो हमारी होती है प्रोवर्ब्स, तो प्रोवर्ब्स और कोटेशंस के साथ में, या हम सेंटेंस के अंतर्गत देखें अगर कोई कोटेशंस है वहां पर भी उस कोटेशन के अंतर्गत जो टेंस का यूज होगा वहां प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। कोई प्रोवर्ब कही जा रही है, कहावत कही जा रही है, तो प्रोवर्ब के अंतर्गत भी वहां पर कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला हमारा जो है वो देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है समाचार पत्रों के शीर्षक के साथ, यानी जितने भी समाचार पत्र हैं उनके जो शीर्षक हैं, हेडलाइंस हैं या सुर्खियों के अंदर जो रहते हैं
उन कोटेशंस के अंतर्गत भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है मित्रों। प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज समाचार पत्रों की जो हेडलाइंस आती हैं वहां पर आप देखिएगा निश्चित रूप से वहां पर कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 9 नंबर। तो 9 नंबर यूज हमारा आएगा आंखों देखा हाल। क्या कहेंगे, आंखों देखा हाल। आंखों देखा हाल जैसे मैच की कमेंट्री हो गई, यानी लाइव मैच चल रहा है, वहां पर भी हमें कौन सा टेंस देखने को मिलेगा, वहां पर भी हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस देखने को मिलेगा। और 10वां हम बात करें तो 10वां आता है सशर्त। मित्रों समझिएगा, वहां से प्रश्न बनते हैं सशर्त आदेशात्मक वाक्यों में उस सेंटेंस के अंतर्गत, यानी सशर्त यानी कंडीशनल सेंटेंस कहेंगे मित्रों, इसको क्या कहेंगे, कंडीशनल सेंटेंसेस। अभी हम बात करेंगे आगे के वीडियो के अंतर्गत कंडीशनल सेंटेंस होते क्या हैं और कंडीशनल सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, उन सारी चीजों को लेकर अपन बात करने वाले हैं। आज जो हमने इसमें किया है यानी यूजेस को लेकर, तो टोटली हमने जो 10 यूजेस मेजर जो लिखे हैं, ये तो कम से कम प्रत्येक विद्यार्थी को, कैंडिडेट को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ताकि वो अच्छे से क्या कर सके, इस चीज को पहचान सके और किसी भी प्रकार का वो प्रश्न गलत नहीं करके आएंगे। निश्चित रूप से वहां पर आपका प्रश्न सही होगा, गलत नहीं हो सकता, बट आपको कंसेप्ट क्लियर होना अति आवश्यक है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न गलत होगा, कुछ प्रैक्टिस भी आपको वर्कआउट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यूजेस को लेकर हमने बात की। अब कुछ इसके और अन्य जो एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल को लेकर बात करते हैं, किस प्रकार से एक एक सेंटेंस के कुछ जनरल एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल को लेकर बात करते हैं, किस प्रकार का इस टेंस का जो एग्जाम्पल्स के अंतर्गत इनका यूज किया जाता है। लेते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स और बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्या चीज है और प्रश्न कहां से किस प्रकार से बन जाता है, यानी उन यूजेस को लेकर, कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर अपन बात करते हैं। एग्जाम्पल्स के अंतर्गत मित्रों बात करेंगे तो आपको उन एग्जाम्पल्स की पहचान करना निश्चित रूप से आना चाहिए। अगर आप एग्जाम्पल्स को नहीं पहचान पाए तो वहां पर आपका हो सकता है प्रश्न क्या हो, गलत हो जाए। तो एग्जाम्पल्स को लेकर बात करें मित्रों, किस प्रकार से प्रेजेंट सिंपल के एग्जाम्पल्स व्यक्त होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल से पहले एक जनरल नियम आपको मैं बता देता हूं। इस एग्जाम्पल्स को करने से पहले एक रूल्स की बात कर लेते हैं। वो रूल्स क्या है, देखिए बहुत ही सिंपल रूल्स है। रूल्स यह है, यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे, मित्रों समझिएगा, रूल्स एक जनरल रूल है, वो आपको याद रखना होगा। यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। इनके अलावा शेष सब्जेक्ट्स के साथ एस या ईएस का प्रयोग होगा। ये नियम आपको याद रखना होगा मित्रों। क्या नियम है, बहुत ही सिंपल है, अभी समझ में आ जाएगा। देखिएगा, यहां मैंने कहा यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे, आपको ये 4 शब्द ध्यान में रखने। आई वी यू दे अगर आता है सब्जेक्ट के रूप में, तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उनके साथ में एस या ईएस नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना है। एस या ईएस यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगाना है मित्रों, ध्यान रहे। और अगर आई वी यू दे के अलावा कुछ भी आता है वहां पर, यानी इसीलिए मैंने लिखा शेष सब्जेक्ट्स, यानी इनके अलावा कुछ भी आता है वहां पर एस या ईएस का प्रयोग होगा मित्रों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके इस रूल्स को आप नोट कर लें। ये प्रश्न के अंतर्गत जब आता है, प्रश्न पूछा जाता है,
तो हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के क्वेश्चन को लेकर या 4 ऑप्शंस भी होते हैं तो हमारा प्रश्न वहां पर क्या हो जाता है, थोड़ा सा गलत हो जाता है। अब नहीं होगा, यह निश्चित रूप से आपके क्लियर होगा जब सब्जेक्ट आई वी यू दे है वहां पर एस नहीं लगेगा, इनके अलावा कुछ भी आता है तो एस लगेगा। ठीक है, सेम पोजीशन हम बात करें अगर हम हेल्पिंग वर्ब की मित्रों, सेम कंडीशन काम आएगी हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत भी। हेल्पिंग वर्ब हमने लिखा था डू और डज। डू और डज को लेकर जब हमने बात की थी, जब हम आई वी यू दे की बात कर रहे हैं, यानी हम कह सकते हैं आई वी यू दे के साथ में एस नहीं लगता है, तो मित्रों यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, डू का प्रयोग होगा। ठीक है, और इनके अलावा कुछ भी आता है, शेष कुछ भी आता है, वहां पर हमारी हेल्पिंग वर्ब किसका यूज होगा, डज का प्रयोग होगा। यही तो नियम कह रहा है, तो ठीक है ना। तो दोनों ही नियमों के माध्यम से आप अच्छे से क्लियर समझ लें, जब सब्जेक्ट आई वी यू दे होगा तो डू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस नहीं होगा। ये कौन सी कंडीशन के अंतर्गत, जब वाक्य कैसा होगा, अफर्मेटिव होगा, क्योंकि ये तो चीज आने वाली कब है, नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत इनका यूज होगा। तो ठीक है मित्रों, यहां पर ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आशा करता हूं कि यहां पर ये छोटा सा कंसेप्ट आपको क्लियर भी हुआ होगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, क्योंकि आपके ये छोटे छोटे कंसेप्ट ही आगे एग्जाम्स के अंतर्गत प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। आपका प्रॉब्लम को 101% मैं कह सकता हूं आपका प्रॉब्लम वहां पर क्लियर होगा। ठीक है ना मित्रों, एग्जाम्पल्स को लेकर हम बात करने वाले थे, तो एग्जाम्पल्स के अंतर्गत मित्रों यहां पर हमने जनरल रूल्स की बात की है। ठीक है ना, तो यहां पर मिलते हैं अगली क्लास के अंतर्गत। मैं इसी प्रेजेंट सिंपल टेंस के कुछ एग्जांपल्स के लेकर आपके सामने दोबारा उपस्थित होऊंगा। तब तक बने रहें। इन एग्जांपल्स और यूजेज और प्रयोगों को लेकर जो हमने बात की है इस वीडियो के अंतर्गत, वो सारे के सारे कंसेप्ट्स आप क्लियर करें। निश्चित रूप से अगर ये क्लियर होगा तो एग्जांपल्स आपके तुरंत आपके क्लियर हो जाएंगे, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होगा भी नहीं। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए जोश नई किरण के साथ में। तब तक के लिए आपसे मैं चाहूंगा अलविदा, नमस्कार।